हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन डिस्कस किए हैं। क्या कंडीशंस होती है SN1 रिएक्शंस के लिए, कैसे सॉल्वेंट्स है, पोलर है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड है या पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक होना चाहिए। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में SN1 रिएक्शन से डिटेल में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं दैट इज द SN2 रिएक्शंस। तो क्या होती है SN2 रिएक्शन, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि SN2 रिएक्शन, SN2 का रिएक्शन का मतलब होता है दैट इज द सब्स्टिट्यूशन और द न्यूक्लियोफिलिक। SN2 रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन विच ऑर्डर, दैट इज सेकंड इंडिकेट दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज विच ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसी होगी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूं आज ही के लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है इसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसी होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिस तरीके से SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसी है। यहाँ पे एक्चुअल देखिए यहाँ पे मेरे पास में एक कार्बन है, ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन के यहाँ पे हमने बोला है 4 बॉन्ड इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन है, इससे एक ग्रुप जुड़ा है, दैट ग्रुप विच इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, लिविंग ग्रुप। जो छोड़ के जाना चाहता है उसे कहते हैं विच इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप की भी अपनी टेंडेंसी होती है, लिविंग टेंडेंसी बोला जाता है उसे। जो ज्यादा बड़े साइज का होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिविंग ग्रुप है जो कि छोड़ के जाना चाहता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे दिस आर द विच ग्रुप, दिस आर द लिविंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। अब आपको पता है कि इस लिविंग ग्रुप के पास में क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। अगर मैं हैलोजन अगर ले लू यहाँ पे कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसके पास में क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख देता हूं दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट लिविंग ग्रुप दैट कंटेन, लिविंग ग्रुप दे कंटेन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से होने क्या वाला है कि इसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से क्या होगा, तो मुझे बताइए ये इसके ऊपर जो अटैकिंग स्पीसीज है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अटैकिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से फ्रंट साइड से अप्रोच नहीं कर पाएगा। व्हाई इट इज नॉट अप्रोचेस टुवर्ड दिस कार्बन, because that living group contain the lone pair of electron, due to the lone pair and this electron pair इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ड्यू टू रिपल्शन ये अटैक पॉसिबल होगा क्या, फ्रंट साइड अटैक। यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक यहाँ पे पॉसिबल है क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी लिख देते हैं अपन, दैट इज ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू द रिपल्शन, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, दैट इज टोटली बैक साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा। देखिए फिर यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज न्यूक्लियोफाइल जो कि क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा इस तरीके से बैक साइड अटैक। तो ये जो अटैक होगा ये कैसा अटैक होगा, दैट अटैक विच इज कॉल्ड एज द बैक साइड अटैक। अब बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा तो यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा था ये इधर, तो ये लिविंग ग्रुप जो था, ये लिविंग ग्रुप के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नजदीक नहीं आने देगा। आपको बात समझ में आ गई है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये लिविंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, दूर चले जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड अटैक करेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी और ये जो अटैक रहेगा ये कैसा रहेगा, इफेक्टिव अटैक रहेगा। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो अटैक रहेगा, दिस आर द बैक साइड अटैक इज अ इफेक्टिव अटैक। कैसा अटैक रहेगा, ये इफेक्टिव अटैक रहेगा और ओवरलैपिंग भी यहाँ पे क्या होने वाली है, अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल टोटली बैक साइड अटैक करते हैं। कौन से रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन, अभी SN2 क्यों है ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच कर दिया टूवर्ड दिस कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है, लिविंग ग्रुप दूर जाने लगेगा, लिविंग ग्रुप दूर जाने लगेगा। तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं कि नेक्स्ट जो होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये प्लेनरिटी एक्वायर कर लेगा। मतलब समझिएगा
इसके ये 3 बॉन्ड है हमारे पास में, इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। तो आपको दिख रहा है कि एक जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये वाला जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को मतलब इस कार्बन को छोड़ के जा रहा है। दिस आर द लिविंग ग्रुप, ये छोड़ के जा रहा है। मतलब ये बॉन्ड जो दिख रहा है, दिस बॉन्ड बीइंग फॉर्म, यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड बीइंग फॉर्म, बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म। यहां पे बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहां पे देखिए आप कि यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। दिस आर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई यहां पे? तो यहां पे इस तरीके से होगा, साइमल्टेनियसली होगा। यहां पे समझिएगा कि इस स्टेप में ये रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। These are the only one step reaction, single step reaction, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही यहाँ पे साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड दिस Lg एंड द मेकिंग ऑफ C बॉन्ड दिस Nu साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ में होता है। ठीक है, और ये जो स्टेप होती है, ये कैसी स्टेप होती है? स्लो होती है। ये स्टेप कैसी होती है? स्लो। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसी होती है? स्लो ही होती है, क्योंकि इसमें बॉन्ड तो क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो स्टेप स्लो होगी। अगर स्टेप स्लो है तो हमने बोला है कि जो स्लो स्टेप होती है उन्हें क्या बोला जाता है? आरडीएस को क्या बोला जाता है? दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेप होगी यही क्या होगी? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी। दूसरी बात समझिएगा यहाँ पे कि ये जो कार्बन है, ये दिख रहा है आपको कार्बन, दिस कार्बन इज इन दिस रिएक्शन इज अ पेंटावैलेंट। ये कार्बन कैसा रहेगा यहाँ पे? दिस रिएक्शन में जो कार्बन है ये कैसा रहेगा? पेंटावैलेंट। दिख रहा है आपको? देखो 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इधर से बॉन्ड बन रहा है, इधर से बॉन्ड टूट रहा है। तो मतलब इस कंडीशन में ये जो कार्बन है ये कैसा एक्वायर्ड हो रहा है? दिस आर द पेंटावैलेंट। मतलब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड है। नेक्स्ट बात देखिए, इस कार्बन को और इसके 3 बॉन्ड देखिए, ये 3 बॉन्ड, ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, और ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये एक ही प्लेन में आने वाले हैं। क्या है ये? एक ही प्लेन में। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो कार्बन है, दिख रहा है आपको ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो है ये कैसा आने वाला है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ये वाला जो कार्बन है ये एक ही प्लेन में आने वाला है। दिस कार्बन प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन और द सिंगल प्लेन। मतलब ये कार्बन कैसा आने वाला है? सिंगल प्लेन में आने वाला है, प्लेनर में आने वाला है। मतलब प्लेनर में आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये भी कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि मॉलिक्यूल ने प्लेनरिटी एक्वायर्ड करनी चाहिए, सो दिस कार्बन बिहेव लाइक अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये कार्बन एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो है प्लेनर होने की वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जैसा क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, यहाँ पे जो कार्बन है इसने प्लेनरिटी एक्वायर्ड करनी चाहिए। अगर उसने प्लेनरिटी एक्वायर्ड नहीं की तो यहाँ पे SN2 रिएक्शंस नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कुछ कंडीशंस है या जनरल टर्म्स है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन जो फॉर्म हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में का, उसने प्लेनरिटी क्या करनी चाहिए? एक्वायर्ड करनी चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होंगी, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्टेप होगी, आगे क्या होगा? आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा। यहाँ पे आगे क्या होगा? ये जो स्टेप है ये फास्ट होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये नया बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन के इस तरीके से 3 बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा? प्रोडक्ट। और यहाँ पे बात समझिएगा कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये टोटली इन्वर्टेड फॉर्म होता है। क्यों इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा अटैक हो रहा है? बैक साइड अटैक हो रहा है। बैक साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो टोटली क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमने जो लिया है, जो कि आयन है, जो कि क्या है? आयन है। इसके लिए जो हमको मीडियम रिक्वायर्ड है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो हमको मीडियम रिक्वायर्ड है, दैट इज द मीडियम जो होना चाहिए हमारे पास, वो कैसा होना चाहिए? पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक नहीं होना चाहिए। पोलर अप्रोटिक अगर लोगे आप तो क्या होगा? पोलर अप्रोटिक लोगे तो क्या होगा? ये सारी बातें हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इस न्यूक्लियोफाइल को पोलर होना ही चाहिए बिल्कुल,
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आयंस है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, आयंस है, तो वैसा पोलर मीडियम में ही फॉर्म होगा। लेकिन पोलर अप्रोटिक चाहिए, मतलब उसमें प्रोटॉन नहीं चाहिए। हमने बोला था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दो सॉल्वेंट इन विच द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, आपको बातें समझ में आ रही है, तो ये सारे हो जाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे लेना है हमको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि डीएमएसओ, डायमिथिल सल्फॉक्साइड, डीएमएफ, डायमिथिल फॉर्मामाइड, डीएमए, डायमिथिल एसिटामाइड, इस तरीके से, या फिर हम ले सकते हैं टीएचएफ, या फिर ले सकते हैं क्राउन ईथर। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे। तो हम यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, मान जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अगर मैं वाटर की बात करूं जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अटैक करने के लिए उसे जाने नहीं देगा, चारों तरफ से क्राउडिंग हो जाएगा, चारों तरफ से क्राउडिंग हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करना है, लेकिन वो क्राउडिंग की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होगी। अब बैक साइड अटैक होने की वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटली इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब समझिएगा, हमारे पास में अगर देख लीजिए, अगर मेरे पास इस तरीके से कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास इस तरीके से कंपाउंड है, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे X है, या हम बोल देंगे यहाँ पे X लो, या फिर ठीक है आई ले लेंगे, हम यहाँ पे आयोडीन एटम ले लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, आयोडीन एटम, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दो ट्रिटियम लेंगे आप, दैट इज ट्रिटियम, और यहाँ पे लोगे आप ड्यूटेरियम। यहाँ पे क्या लोगे, ड्यूटेरियम। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होने वाला है, फिर से लिखता हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है आयोडीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है ट्रिटियम है, या फिर यहाँ पे क्या है, दैट इज ड्यूटेरियम। हमने यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ही लिया है, या हाइड्रोजन के आइसोटोप लिए है। हमने बल्कि हल्की ग्रुप क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कौन सा अटैक होने वाला है, दैट इज द बैक साइड अटैक होने वाला है। अगर हमने बल्कि हल्की ग्रुप अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्राउडिंग हो जाएगी। आप समझिएगा ना, यहाँ पे अगर मैं बल्कि हल्की ग्रुप अगर लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्राउडिंग। तो क्राउडिंग अगर होगी, तो उस न्यूक्लियोफाइल को वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, दैट इज ट्रैफिक क्रिएट होगी। उसे बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्राउडिंग डिक्रीज द रेट ऑफ एसिड रिएक्शन। आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़े अल्किल ग्रुप यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अगर बड़े अल्किल ग्रुप हो गए, तो ये न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन तक पहुंचने नहीं देंगे। वैसे भी मुझे बताइए, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक जाने के लिए कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रांग। क्योंकि हमने SN1 रिएक्शन में देखा, स्ट्रांग होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो पहले कार्बोकैटायन बनता है। पहले क्या बन रहा है वहां पे, कार्बोकैटायन। पहले से जगह खाली हो गई थी, वहां पे बस न्यूक्लियोफाइल को जाके बैठना था। तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग या पावरफुल होने की क्या जरूरत थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस कंडीशन में इस न्यूक्लियोफाइल को इसको डिस्प्लेस करना है, यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, या फिर क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसा है, स्ट्रांग है। मतलब समझ में आ गया आपको कि न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप को यहां से इसको डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कहाँ बन रहा है, पहले अगर जगह खाली हो जाती, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होने की कोई जरूरत ना होती। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करने के लिए सामने से तो नहीं जा सकता है। अगर इसे सामने से जाना है, तो उसे इस लिविंग ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि उसके बॉडीगार्ड है, उसे अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, पीछे की खिड़की से चला जाएगा। उसे बोलेंगे आप बैक साइड अटैक। क्या बोलोगे, बैक साइड अटैक। और फिर भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, ट्रिटियम या फिर ड्यूटेरियम क्यों इस्तेमाल किए है, आपको बात समझ में आ रही। अगर मैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप अगर इस्तेमाल करता, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ट्रैफिक क्रिएट हो जाती है। ट्रैफिक में आपको पता है,
आप बाइक वगैरह निकालने की कोशिश करोगे ट्रैफिक में से तो आपको परेशानी होगी, आपको अच्छी तरीके से पता है। उस तरीके से न्यूक्लियोफाइल को भी ऐसी परेशानी आती है। तो ये बैक साइड अटैक हो गया। यहाँ पे देखिएगा बैक साइड अटैक होने के बाद में मैंने अभी आपको बोला है कि ये स्टेप कैसी होगी, स्लो होगी। कैसी होगी, स्लो। और स्लो होगी तो कैसी होगी, आरडीएस, दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बाद में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ ये 3 बॉन्ड जो है ये एक प्लेन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 बॉन्ड जो है ये एक प्लेन में आ गए इस तरीके से। यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था ट्रिटियम, यहाँ पे था ड्यूटेरियम, ऐसा बोल दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है इस तरीके से। और ये जो लिविंग ग्रुप है, जो आयोडीन है, वो क्या हो रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है। ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ये नया बन रहा है। तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट को बोला जाता है दैट इज विच स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। विच एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड एज दी, विच स्टेट बोला जाएगा इसे, ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हो रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, तो वो जो स्टेप होगी कैसी होगी, स्लो होगी, क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बनेगी, जिसको हम क्या बोलोगे, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो अब कार्बन पेंटावैलेंट है, कार्बन जो सेंटर वाला है उसने प्लेनरिटी एक्वायर्ड किया है। अगर प्लेनरिटी एक्वायर्ड नहीं करता है वो, तो वो SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास में जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में बॉन्ड टूटने के बाद, तो ये स्टेप कैसी होगी, फास्ट होगी। तो स्टेप कैसी होगी, देखो फास्ट होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये जो 3 बॉन्ड है कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ट्रिटियम और ये हो जाएगा दैट इज द ड्यूटेरियम। क्यों हुआ है ऐसा, टोटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है। अगर मान लीजिएगा अगर मेरे पास में ये R प्रोडक्ट है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज S वाला मिलेगा। अगर ये S वाला होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R मिलेगा। हमने SN1 रिएक्शन में क्या बोला है, हमको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिश्रण मिलेगा, रेसिमाइजेशन होगा वहां पे। यहाँ पे रेसिमाइजेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है तो अगर ये R है तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा S। अगर ये S है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, S मिलेगा। यहाँ पे S होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज अपीयर लाइक जस्ट अम्ब्रेला ओपन इनसाइड आउट, कि ये जो प्रोडक्ट है हमको कैसा दिखाई देगा। बारिश में आप क्या करते हो, छाता लेकर जाते हो, अगर उसमें हवा अगर चली जाए, अंदर घुस जाए, तो छाता क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्टेड, लाइक दैट दिस। ऐसे ही स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है कि ये देखिए इस तरीके से ये डंडा वगैरह होता है और ये जो उसके ऊपर का जो कपड़ा है ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। पहले नहीं था, बाद में क्या होगा, जैसा हवा घुसने के बाद में कैसा इन्वर्टेड हो जाता है, लाइक दैट दिस। तो दैट इज द अम्ब्रेला पुल आउट इनसाइड आउट, अम्ब्रेला पुल इनसाइड आउट। उसी तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट स्ट्रक्चर इज द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है, अगर SR है तो उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, S में हो रहा है, या S है तो उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, R में हो रहा है। इसे बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन। दैट इन्वर्जन व्हिच इज कॉल्ड एज दीज आर द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दीज आर, इसको क्या बोला जाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलोगे आप इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एंड सच इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विच इज कॉल्ड एज द वाल्डन इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन बोलोगे आप इसको, वाल्डन इन्वर्जन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है। बैक साइड अटैक को कहा जाता है, जैसे कि हमने बोला है, फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक विच इज कॉल्ड एज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और बैक साइड अटैक विच इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे हमने बोला था SN1 रिएक्शन में प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्म होने की वजह से वहां पे बोथ साइड का अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज दी बैक साइड अटैक। यहाँ पे तो बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियोफाइल को क्या करोगे, रिपेल करेंगे। तो फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिपेल्शन। तो बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक होने के लिए न्यूक्लियोफाइल को क्या, मतलब बैक साइड अटैक होने के लिए न्यूक्लियोफाइल को कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि उसे डिस्प्लेस करना है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा और ये कैसा इफेक्ट होगा, दैट इज द इफेक्टिव अटैक होगा। और दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे क्राउडिंग कैसी होनी चाहिए, लेस क्राउडिंग। कैसी होनी चाहिए, लेस क्राउडिंग, तभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर यहाँ पे क्राउडिंग होगी,
बहुत ज्यादा क्राउडिंग अगर होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सी केसेस होगी जहां पे क्राउडिंग होगी, तो वहां पे वो अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब छोटे छोटे अगर ग्रुप अगर अटैच है तो वहां पे वो इजीली क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि कार्बन में क्या एक्वायर करना चाहिए, प्लेनरिटी। हाँ, कार्बन कैसा होता है ट्रांजिशन स्टेट में का, पेंटावैलेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी स्टेप कैसी होती है, फास्ट होती है। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बताने की बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ये जो है सबस्टेट है, सबस्टेट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये स्टेप कैसी है, स्लो स्टेप है, हेंस इट इज आरडीएस। और दूसरी स्टेप फास्ट है, तो फास्ट होने की वजह से वो दिस आर द नॉन आरडीएस, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो इस स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा। इस स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिटरमाइन होगा। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगा सबस्ट्रेट एज वेल एज द रिएजेंट और सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। मतलब अल्किल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड होगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ेगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। अगर दोनों में से एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, दोनों में से एक का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड है, दोनों पर भी डिपेंड है बराबर। दोनों पर भी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिपेंड होता है। क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक कर रहा है। उसमें हमने देखा था SN1 रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस कार्बन तक कैसे पहुंचेगा, इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। रिएक्शन नहीं होगी तो कैसे बताओगे कि आप SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तभी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर पाएगा इस पे। आपको बात समझ में आ रही है? तो इस केसेस में इस न्यूक्लियोफाइल पे भी और कार्बन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम मीडियम कैसा यूज करते हैं, पोलर और प्रोटिक, नॉट अ पोलर प्रोटिक। तो पोलर और प्रोटिक मीडियम यूज करते हैं। क्यों करते हैं देखने वाले हम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं SN1 रिएक्शंस की, सॉरी SN2 रिएक्शंस की। यहाँ पे देखिए SN2 रिएक्शंस की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लोगे आप दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लोगे। और यहाँ पे क्या लोगे, दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। हमारे पास में पहले सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का हमको पहली स्टेप है स्लो स्टेट। तो पहली स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी हाईली एनर्जेटिक स्टेट विच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट। तो हमारा जो रिएजेंट था वो रिएजेंट क्या था, रिएक्टेंट क्या था हमारा। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिएक्टेंट जो लिया है वो है दैट इज इस तरीके से रिएक्टेंट है। ये हो जाएगा C बॉन्ड X हो जाएगा, C बॉन्ड X। यहाँ पे मान लीजिए H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, क्योंकि ये लेस क्राउडिंग है। क्या है, लेस क्राउडिंग। अगर क्राउडिंग बढ़ जाए तो ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट की हाइट बढ़ जाती है। अगर क्राउडिंग बढ़ जाए तो ट्रांजिशन स्टेट की हाइट बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी बढ़ जाती है। और उसके साथ में हमने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया है। चलो इस तरीके से बताते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास में है C बॉन्ड I ले लो या C बॉन्ड, ठीक है C बॉन्ड I ले लो। और यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास वो है OH माइनस। क्या है, OH माइनस। बैक साइड अटैक हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। देख लीजिएगा ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये OH अप्रोच कर रहा है टुवर्ड दिस कार्बन। और ये जो लिविंग ग्रुप है जो कि I है, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये OH पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट के बाद में हमको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके से OH, और ये कुछ इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब समझिएगा, मैंने बोला है आपको कि ये R होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, S होगा। तो टोटली यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्टेंट और एनर्जी का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो है, उसे कहते हैं डेल एच। और डेल एच कैसा है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो बोले तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मैंने बोला है आपको हेड इवॉल्व होगी, हेड इवॉल्व होगी तो सब केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे स्टेट, दैट स्टेट विच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले देखिए मैंने आपको बोला है
कि पहली स्टेप ही स्लो है, तो इसकी देखिए यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में दूसरी स्टेप कैसी है, फास्ट है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है और वहां से उतरने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है, आप कभी चढ़े होगे तो आपको पता है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। कैसे होती है वो, इसलिए वो स्टेप क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और पहाड़ पे से उतरने के लिए लोड दोगे आप किसी को तो वैसे ही चला जाएगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो ये स्टेप कैसी होगी, फास्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ट्रांजिशन स्टेट, अगर क्राउडिंग अगर ज्यादा है तो ट्रांजिशन स्टेट की हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग। अगर क्राउडिंग ज्यादा है तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये कैसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, तो क्राउडिंग बढ़ेगी तो ये हाइट बढ़ेगी, तो क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग बढ़ेगी तो ये हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितना ये जो पहाड़ है जितना छोटा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। ये जो पहाड़ है जितना बड़ा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। ये जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में की और रिएक्टर की एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसे बोला जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ईए बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, ईए। मतलब जितनी ज्यादा ईए होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी, उतनी कम क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आपको बात समझ में आ रही है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि इस पहाड़ की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उतनी रिएक्शंस क्या होगी, स्लो होगी। इस पहाड़ की हाइट जितनी कम होगी उसकी उतनी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये यहां से यहां पे ला दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो उसे ये जो एनर्जी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टर, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब समझ में आ गया आपको कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यही है कि दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेस तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ईपीडी बोलते हैं इसको, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द SN2 रिएक्शन। एक ही स्टेप की रिएक्शन से, मतलब समझ में आ रहा है, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। पहली स्टेप जो मतलब जो पहली जो यहाँ पे जो हो रहा है वो कैसा है, स्लो है, इसलिए इसको RDS बोला है। आपको देखिए ये जो स्टेप है ये RDS बोला है हमने, स्लो स्टेप है क्योंकि एनर्जी ज्यादा लग रही है। यहाँ पे क्या एनर्जी कम ज्यादा लग रही है इसलिए फास्ट है। These are the fast step. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो की कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इन दिस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX अल्किल हैलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड जो कि सबस्ट्रेट है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब दोनों पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर दोनों में से किसी का एक का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, या दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। हमने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी बोथ concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस रिएक्शन में देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 क्वांटिटी पे डिपेंड है, इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हेंस इट इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हेंस इट इज विच ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile. Hence it is a which order reaction, that is a second order reaction and it is a elementary reaction। ये बात ध्यान में रखिएगा, it is a elementary reactions, it is a which reaction, elementary reaction। अब ये क्या होती है elementary reaction, जिस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए,
जिस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए उसे बोला जाता है दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें मुझे बताइए इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक है अल्किल हैलाइड, दूसरा क्या है न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 2, और दोनों पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 2। तो मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है 2 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए उसे बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। जिस नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। सिंपल भाषा में सुनियो कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन में जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है उसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। और उसमें से कितने मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और या रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितना है 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इन दिस रिएक्शन, दैट इज द इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म हो रहा है कहीं कार्बोकैटायन फॉर्म। जब कार्बोकैटायन होगा तभी तो रीअरेंजमेंट होगा। हमने SN1 रिएक्शन में डिस्कस किया है कि रीअरेंजमेंट कब होगा, जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर स्टेबल नहीं होता है, पहले ही स्टेबल है वो, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये बात आपको पता है कि रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद ही रीअरेंजमेंट होता है, वैसे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन होता है ही नहीं, तो यहाँ पे कहाँ का रीअरेंजमेंट होगा। आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इसमें एक 4th पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन दिस रिएक्शन। क्या हो रहा है इन्वर्जन ऑफ, क्या हो रहा है इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज टेक्स प्लेस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज टेक्स प्लेस। और विच इज कॉल्ड एज दी, उसको क्या बोला है आपने, विच इज कॉल्ड एज दी वर्ल्डन इन्वर्जन। क्या बोला है आपने उसको वर्ल्डन इन्वर्जन। मतलब समझिएगा वर्ल्डन इन्वर्जन मतलब ये देखिए हमारे पास में एक सबस्ट्रेट है, इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास में ये X है, इसके क्या किया इस तरीके से यहाँ पे ये I है, इसने क्या किया इसके ऊपर OH माइनस ने क्या किया अटैक किया, OH माइनस ने अटैक किया तो बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। इसी को तो कहते हैं, ये अगर R होगा तो ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं दैट इन्वर्जन व्हिच इज कॉल्ड एज द वर्ल्डन इन्वर्जन, वर्ल्डन इन्वर्जन। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर इस्तेमाल किए अगर करेंगे या पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो SN2 रिएक्शंस पे क्या अफेक्ट होगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द SN2 रिएक्शंस उसमें डिस्कस करेंगे कि पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा, स्टेरिक हैंड्रेंस से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है अभी देखा है हमने, स्टेरिक हैंड्रेंस अगर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अगर सॉल्वेंट देखेंगे, अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सॉल्वेंट भी देख लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल अगर हमने वीकर न्यूक्लियोफाइल लेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, ये सारी बातें। और अल्किल हैलाइड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी उसमें से कौन से अल्किल हैलाइड हम लेंगे जिसमें स्टेरिक हैंड्रेंस भी है उनको देखना पड़ेगा। स्टेरिक हैंड्रेंस जिसमें कम होगा जैसे कि प्राइमरी हो जाए या मिथिल हैलाइड हो जाए वो बेटर रहेंगे सबस्ट्रेट फॉर द व्हिच रिएक्शन SN2 रिएक्शन। सो फैक्टर अफेक्टिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ध्यान में रखिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज द जो क्राउडिंग होता है, सो दैट इज द क्राउडिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। अभी बोला है मैंने आपको कि जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा मतलब उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना रेट रिएक्शंस का क्या होगा कम होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्राउडिंग डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्राउडिंग डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो प्राइमरी है दैट इज बेस्ट प्राइमरी दैट इज मिथिल हैलाइड, इसका रेट क्या रहेगा टुवर्ड SN2 रिएक्शन ज्यादा रहेगा दैट ऑफ दिस दैट इज CH3 बॉन्ड
CH2 बॉन्ड X, क्योंकि यहाँ पे बल्कि एल्की ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एल्की ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट जो है CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या रहेगा, सेकेंडरी। ये दोनों तो प्राइमरी है, ठीक है, ये दोनों तो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ा सा है, तो इसलिए यहाँ पे लेस क्राउडिंग है, तीनों की हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, इसलिए इसका रेट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, इसका रेट उससे कम रहेगा, और इसका रेट उससे कम रहेगा, और जो टर्शियरी रहेगा उसका रेट तो बहुत कम रहेगा, वेरी वेरी मच लेसर देन दैट ऑफ दी, दैट इज द सेकेंडरी, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी, देन दैट ऑफ दी मिथिल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे C, ऊपर बॉन्ड CH3, यहाँ पे बॉन्ड CH3, यहाँ पे X। तो मतलब समझिएगा कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस किसका रहेगा, मतलब रेट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी का रहेगा, देन सबसे पहले क्या रहेगा, मिथिल रहेगा, क्या रहेगा, मिथिल हैलाइड। मिथिल हैलाइड से कम किसका रहेगा, प्राइमरी का, प्राइमरी जो कि इथिल हैलाइड हो, एन-प्रोपिल हैलाइड हो, कुछ भी हो, यहाँ पे प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी के बाद में टर्शियरी रहेगा। मतलब हम अल्किल हैलाइड जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, SN2 रिएक्शन में प्राइमरी ही यूज करेंगे, मतलब प्राइमरी का रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात आपको क्राउडिंग भी देखनी है, क्या देखनी है, क्राउडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एग्जांपल है, आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक पहला कंपाउंड है मेरे पास, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3, और मान लीजिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, I। ये कंपाउंड हो गया, A हो गया। दूसरा कंपाउंड देख लीजिए, ये कंपाउंड हो गया, दैट इज द, इस तरीके से ये हो जाए CH3, यहाँ पे क्या हो जाए, I हो जाए, ये कंपाउंड को बोलोगे आप B। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा I, यहाँ पे क्या हो जाएगा I, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है थर्ड फोर्थ कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, I यहाँ पे जुड़ जाए, ये मान लीजिए ये CH2, ये क्या है CH2 है, मान लीजिए क्या CH2 है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा रेट किसका रहेगा, पहले तो रहेगा प्राइमरी, पहले तो क्या रहेगा, प्राइमरी। ये देखिए टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे क्राउडिंग में ही है, दिख रहा है आपको, ये क्राउडिंग में है, एक में अपोजिट साइड है, तो स्टेरिक हैंडल्स कम है, इसलिए C का रेट ज्यादा रहेगा देन B का रेट ज्यादा रहेगा देन A। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होने वाली है, ऑर्डर होने वाली है। तो ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से सबसे ज्यादा D का रहेगा, देन C का रहेगा, देन B का रहेगा, देन A का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे देखिए कि बीटा कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप है वो भी बल्कि नहीं चाहिए, या उनमें भी स्टेरिक हैंडल्स नहीं चाहिए, उसमें भी क्राउडिंग नहीं चाहिए, तो वहां पे भी अटैक पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास में, यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2X लो या I लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH2X लो या I लो, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो हो जाएगा बीटा कार्बन, ये होता है अल्फा कार्बन और ये होता है बीटा कार्बन। अगर यहाँ पे भी क्राउडिंग अगर है तो देख लीजिए CH3, यहाँ पे क्या है, दैट इज द CH3, और यहाँ पे ऊपर क्या है CH3। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या है, क्राउडिंग है, दैट इज द अटैक इज नॉट पॉसिबल। मैं थोड़ा इसको इस स्टाइल में लिख देता हूं तो ताकि आपको अच्छे से मैं लिख पाऊं। यहाँ पे ये इस तरीके से भी अटैक नॉट पॉसिबल, इस तरीके से भी अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग है, यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग है। हाँ, अगर बीटा के बाद में उसके बाद में अगर आ जाता है, देखिए ये अल्फा कार्बन है, अटैक तो सिर्फ यहाँ पे करना है, बराबर है, लेकिन इस क्राउडिंग की वजह से वो अटैक, उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो बाजू वाले कार्बन पे भी अगर क्राउडिंग है, न्यूक्लियोफाइल को जिस कार्बन पे अटैक करना है, अगर उसके बाजू वाला जो कार्बन है जो कि बीटा कार्बन है, उस कार्बन पे भी अगर क्राउडिंग हो जाए तो वहां पे अटैक पॉसिबल नहीं होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर नेक्स्ट इसके बाजू वाले कार्बन पे अगर हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब समझिएगा, मेरे पास में ये जो कंपाउंड है, मान लीजिएगा ये कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड निकालता हूं मैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये CH2 और ये R, उसके बाजू वाला कार्बन CH2, उसके बाजू वाला कार्बन CH2, ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर क्राउडिंग है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अटैक आसानी से हो सकता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, क्योंकि ये तो बड़ा नहीं, ये बड़ा होने की वजह से इतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पे अटैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या रहेगा, B रहेगा, तो B का रेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ B
rate of B is greater than that of the rate of A, rate of B is greater than that of the rate of A रहेगा। ये बात भी समझ में आ गई कि आपको बीटा कार्बन पे भी क्राउडिंग देखनी है, बीटा कार्बन पे भी क्राउडिंग देखनी है। अगर बीटा कार्बन पे भी अगर क्राउडिंग अगर बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी, एक कुछ एग्जांपल भी बताया है, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे SN2 रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, ये तो देगा ही नहीं SN2 रिएक्शन, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे तो क्राउडिंग है, इस वजह से आपको एक भी बात लर्न करने की जरूरत नहीं, मैं सारी बातें आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंडेक्स, सॉल्वेंट, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट इन द SN2 रिएक्शन दैट इज अ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का अगर बेसिक नेचर है तो वो उसकी लिविंग टेंडेंसी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे बेसिक नेचर इंक्रीजेस, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीजेस, लिविंग ग्रुप डिक्रीजेस। मतलब समझिएगा कि जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, जिसका बेसिक नेचर बढ़ेगा, उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए I माइनस ये बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा देन दैट ऑफ दी Br माइनस बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा देन दैट ऑफ दी Cl माइनस, और Cl माइनस देन दैट ऑफ दी F माइनस। यहाँ पे देख लीजिए, ये जिससे जो ज्यादा बेसिक नेचर का रहेगा, बेसिक नेचर मतलब जिसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसे बोला जाता है उसकी बेसिसिटी। तो ये इनके पास सबके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसकी स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ तक के ठूस के भरे हुए, तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को हुमिट कर देगा। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, हुमिट, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में देना चाहेगा। लेकिन ये जो आयोडीन एटम है, इसकी साइज होने की ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर लेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, मतलब उसका बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए कि रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी ऑफ विच ग्रुप, लिविंग ग्रुप। मतलब जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उस जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। कौन से रिएक्शंस का, SN2 रिएक्शंस का। मतलब समझिएगा, तो मतलब यहाँ पे है R बॉन्ड I का रेट ज्यादा रहेगा देन R बॉन्ड Br, R बॉन्ड Br का रेट ज्यादा रहेगा देन R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Cl का रेट ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ दी R बॉन्ड F। आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर सेम अल्किल ग्रुप, फॉर विच अल्किल ग्रुप, सेम अल्किल ग्रुप। ये बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सेम अल्किल ग्रुप के लिए यहाँ पे रेट कैसा रहेगा, यहाँ पे R बॉन्ड I का ज्यादा रहेगा देन R बॉन्ड Br, देन R बॉन्ड Cl, देन R बॉन्ड F। फॉर सेम अल्किल ग्रुप कैसा, मतलब समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये Br है, यहाँ पे ये अगर मान लीजिए मेरे पास में क्या है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या है Cl है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, हम आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन है, यहाँ पे क्या है Br है, और यहाँ पे क्या है Cl है। तो सबसे ज्यादा रेट इसका रहेगा, उससे कम इसका रहेगा, और सबसे कम रेट क्या रहेगा, इसका रहेगा। आपको बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो आपको सारी बातें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी देखनी पड़ेगी, बेसिक नेचर भी देखना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप का बेसिक नेचर अगर ज्यादा है, बेसिक नेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ज्यादा है तो उसकी लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। लिविंग टेंडेंसी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, वहां पे कम होने वाला है। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या देखने वाले हैं, थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, दैट इज टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक व्हिच इज कॉल्ड एज द, क्या बोला जाता है उसे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी देखिए आप कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, न्यूक्लियोफाइल की। मतलब समझिएगा, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, सॉरी गुड न्यूक्लियोफाइल विथ
हायर कॉन्सेंट्रेशन, विच कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of nucleophile. Concentration is square bracket indicate that concentration of nucleophile. अगर न्यूक्लियोफाइल का concentration बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे concentration बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का और वो गुड न्यूक्लियोफाइल है तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब समझिएगा, टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसे क्या बोला जाता है, बेसिक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन देने की उसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर से सुनिएगा, न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, उसे बोला जाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो ऊपर तक ठूस ठूस के भरे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओमिट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगा। मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, F माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ दी बोलिए दैट Cl माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ दी Br माइनस एंड Br माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ दी I माइनस। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कौन से सॉल्वेंट में रहेंगे, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर जो रहेगी ये कौन से केस में रहेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिवर्स हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिए, ये सही है, हाँ ठीक है। हमने बोला है टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। हमने देखा है कि इसमें इसकी साइज कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। लेकिन कौन से मीडियम में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर यही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी। फिर से दोबारा से सुनिए, अगर ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि वाटर हो जाए, अमोनिया हो जाए, अल्कोहल हो जाए, इसमें अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना जाए जैसे कि DMSO है, DMF है, DMA है, क्राउन ईथर है, THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं जिसको, अब ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी। मतलब समझिएगा, I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी देन Br माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी देन Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा होगी देन F माइनस, लेकिन इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये SN2 रिएक्शन में यही होती है, SN2 रिएक्शन में क्या होती है, यही होती है। मैं आपको दोनों साइमल्टेनियसली बताया, लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर यही होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्यों यूज करते हैं ये भी बता देते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ फैक्टर है सॉल्वेंट। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो सॉल्वेंट होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट फेवर्ड बाय SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फेवर्ड नहीं करती है, SN2 रिएक्शन नॉट फेवर्ड बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दैट इज द, यहाँ पे SN2 रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट फेवर्ड बाय SN2 रिएक्शन बट फेवर्ड बाय द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, देखिए मेरे पास में एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है जिसको हम DMSO कहते हैं, दैट इज CH3 बॉन्ड S बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है DMSO, दैट इज डायमिथिल सल्फॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस। तो आप मुझे बताइए, ये जो OH माइनस है इसको कहाँ जाना है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड पे अटैक करना है। लेकिन ये यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट इज रिपेल। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, दैट इज द रिपल्शन होगा। किसका, ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब DMSO उसको दूर लौटेगा, अपने नजदीक नहीं आने देगा। उसे क्या बोलेगा, जा तू अटैक कर दे वहां पे जहां पे तुझे अटैक करना है। कौन सा अटैक, बैक साइड अटैक। आपको बात समझ में आ रहा है। इसको मतलब
क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, एक तरीके से रिपेल करके उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि जा, उसे उकसा रहा है कि तुझे अटैक करना है तो और भी ज्यादा एनर्जी ले ले तू, और ये रिपेल करके। तो डीएमएसओ हो गया, डीएमएफ हो गया, या टीएचएफ हो गया, या क्राउन ईथर हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। मतलब रिपेल करेंगे तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा जाके जहां पे उसे अटैक करना है, बैक साइड अटैक हमने पहले ही बोला। तो डीएमएसओ इस रिएक्शन को फेवर करते हैं कौन से सॉल्वेंट, दैट इज द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं करते, देखिए OH है हमारे पास, क्या है OH, दैट इज OH माइनस है, OH माइनस है। तो OH माइनस से वाटर मॉलिक्यूल अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हमने ले लिया, मान लीजिए जैसे कि H2 है, क्या है H2, तो दिख रहा है आपको साफ साफ, ये हो गया H और ये हो गया O और ये हो गया H, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास H और ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पे O और यहाँ पे ले लेंगे H ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर लेंगे, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन बना, बॉन्डिंग बन जाएगी इस तरीके से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन गई तो क्या हो जाएगा, OH की साइज बढ़ जाएगी। OH की साइज बढ़ गई मतलब उसे जाना था कहां पे, अटैक करने के लिए, लेकिन OH ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया, पकड़ लिया उसे नहीं जाने दे रहे। तो समझ में आ गया आपको कि ये डीएमएसओ जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो रोल है इसमें इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफाइल का तो रोल इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफाइल तो वहां पे अप्रोच करना चाहिए तभी तो रिएक्शन होगी। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्वेशन बाय व्हिच बॉन्डिंग, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं इस्तेमाल करते, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन पोलर यूज करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, पोलर, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, पोलर है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। वो तो एक्चुअली उसे क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। और भी इसके बाद में नेक्स्ट जो है कुछ एक्सेप्शंस है SN2 रिएक्शंस के, कुछ कंपाउंड ऐसे है कि जो SN2 रिएक्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते वो भी देखने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपाउंड्स है जो आपके पास में 6 कंपाउंड दिए हैं, ये 6 के 6 कंपाउंड SN2 रिएक्शन को शो नहीं करते या SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करते। पहला कंपाउंड है दैट इज विनिल हलाइड, दिख रहा है आपको साफ साफ, विच इज कॉल्ड एज द विच हलाइड, विनिल हलाइड। हमने यहाँ पे क्लोराइड लिया है तो ठीक है मैं क्लोराइड लिख देता हूँ, दैट इज द विनिल क्लोराइड, विनिल क्लोराइड, ठीक है। आपको पता है विनिल क्लोराइड है, ये अरिल हलाइड है, ये एलिल हलाइड है, ये ब्रिड्स कंपाउंड्स है, ब्रिज हेड कंपाउंड बोलते हैं जिसको हम। तो ये सभी के कंपाउंड यहाँ पे फेवर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 कंपाउंड्स है यहाँ पे ये क्यों फेवर्ड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे आपको पता है कि क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो दैट इज इन दिस, ये दोनों के कंडीशन में यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्लाउड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों केसेस में दैट इज द न्यूक्लियोफाइल is repelled by, nucleophile is repelled by, that is the nucleophile is repelled by pi electron cloud, nucleophile is repelled by the pi electron cloud। ये दोनों भी कंडीशन में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। इसलिए अरिल हलाइड, ये बात ध्यान में रखिएगा, सॉरी विनिल हलाइड एंड दी अरिल हलाइड, vinyl halide and the aryl halide do not show the SN2 reaction because nucleophile is repelled by a pi electron cloud। ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, यहां से X निकल भी चले गया है तो आपको पता है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की वजह से यहाँ पे दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, इसलिए SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ये बात भी होगी। नेक्स्ट बात देखिए, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन या क्या बोलोगे आप इसे, ब्रेड्स कंपाउंड, ब्रिज हेड कंपाउंड। तो इसमें का जो कार्बन है ये कभी भी प्लेनर नहीं बनेगा, कभी भी प्लेनर नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा, ये जो कार्बन इधर दिख रहा है आपको, या तो अबव दी प्लेन रहेगा या तो बिलो दी प्लेन रहेगा। तो आपको पता है कि इसमें प्लेनरिटी एक्वायर्ड करनी चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेनरिटी एक्वायर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी और यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। ये सारे केसेस में SN2 रिएक्शन नहीं होगी। अब तो ये तो टर्शियरी है, यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे क्या बोला है, अभी तो बोला है कि दैट इज क्राउडिंग इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे क्या है,
दैट इज द बीटा क्राउडिंग। ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये क्या है, सॉरी ये बीटा होना चाहिए तो गामा हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बीटा क्राउडिंग है, बीटा कार्बन पे क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग है, तो उसको क्या बोलोगे, बीटा कार्बन क्राउडिंग, बीटा कार्बन क्राउडिंग, बीटा कार्बन क्राउडिंग डिक्रीज द रेट, बीटा क्राउडिंग डिक्रीज द रेट। ये बात ध्यान रखना, बीटा क्राउडिंग, बीटा कार्बन पे अगर क्राउडिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन की डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कंपाउंड यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करने वाले, सभी कंपाउंड 6 के 6 कंपाउंड है, ये SN2 रिएक्शन कोई भी हालत में नहीं बताएगी। आपको सारी बातें समझ में आ गई, सारी कंडीशन ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप है जो छोटा से छोटा होना चाहिए, आपको पता है स्मॉलर अल्किल ग्रुप लगे तो कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, जैसे कि मिथिल हैलाइड हो गया या फिर प्राइमरी होना चाहिए, ये कंडीशंस रहेगी। मतलब समझिए यहाँ पे समरी में भी दिया है कि सबस्ट्रेट शुड बी SN2 रिएक्शंस फॉर बेस फॉर द मिथिल हैलाइड एंड द प्राइमरी हैलाइड, मिथिल हैलाइड एंड द प्राइमरी हैलाइड। एंड न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज, और कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा नेगेटिवली चार्ज और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि OH माइनस इज अ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड H2 इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे OH माइनस इज अ मोर ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ द H2। ठीक है, नेक्स्ट लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। और आपको पता है कि लिविंग ग्रुप हमने सभी देखा है कि I होना चाहिए, Br होना चाहिए, Cl होना चाहिए। देन समझ में आती है आपको कि गुड लिविंग ग्रुप जो है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और सॉल्वेंट तो अभी देखा है हमने कि पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर आपको वहां पे अगर सॉल्वेंट दे दिया गया DMSO, DMF एरो के ऊपर DMA, क्राउन ईथर, तो आंखें बंद करके बोल दो कि SN2 रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात, SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट देते ही नहीं, SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट देने की क्या जरूरत है, क्योंकि सॉल्वेंट में से ही तो न्यूक्लियोफाइल आता है, जो सॉल्वेंट ही एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे सॉल्वेंट देने की कोई जरूरत नहीं। जिस रिएक्शन में सॉल्वेंट दिया जाए इसका मतलब है कि उस रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आपको बात समझ में आ रही है, जिस रिएक्शन में सॉल्वेंट दिया गया है इसका मतलब ये है कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। हमने देखा है अगर SN1 रिएक्शन लिया, H2O भी दे दिया तो सॉल्वेंट है, तो उसपे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि सॉल्वेंट में से ही न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट, बेहतरीन स्क्रीनशॉट बताऊंगा, अगर सारी कंडीशन फॉलो करता है अल्किल हैलाइड, तो मैं जितनी भी सारी यहाँ पे 8-10 रिएक्शन देखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको एक सिंगल शॉट में, वो सारी की सारी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2 रिएक्शन। समझ लो कब होगी SN2 रिएक्शन, जब सबस्ट्रेट क्या हो जाए, मिथिल हैलाइड या प्राइमरी, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज हो जाए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए। ठीक है, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, और सॉल्वेंट कौन सा है, दैट इज DMSO, DMF एंड DMA एंड द क्राउन ईथर, ये है। तो वहां पे वो सारी की सारी जो रिएक्शन मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ 8-10 रिएक्शन, वो सारी की सारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, अगर ये अल्किल हैलाइड दैट इज द R बॉन्ड X, यहाँ पे देखिएगा ये जो R बॉन्ड X है, अगर ये यहाँ पे क्या हो जाए, ये स्मॉलर अल्किल हैलाइड या मिथिल हैलाइड हो जाए, मिथिल हैलाइड हो जाए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा हो जाए, ये X वाला I हो जाए, तो यहाँ पे ये जो जितनी भी सारी रिएक्शन हम आप देखने वाले हैं, ये सारी की सारी SN2 रिएक्शन हो जाएगी। मतलब समझिएगा, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्यूएस KOH, क्या डाल दिया यहाँ पे, एक्यूएस KOH डाल दिया या एक्यूएस NaOH डाल दिया, तो यहाँ पे हमको अल्किल हैलाइड से क्या मिलेगा, R बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। क्या मिलेगा, R बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। ऐसा नहीं है कि अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्यूएस KOH टू फॉर्म द अल्कोहल, दैट रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। SN1 भी हो सकती है अगर ये टर्शियरी हो जाए, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर कंडीशन सारे अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है किसकी, SN2 रिएक्शंस की, और क्यों करता है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लॉजिकली ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो जाएगी SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अगर मेरे पास में यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर किसकी एक्शन कर दूं, दैट इज द R बॉन्ड O बॉन्ड Na, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं जिसको, सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन कर दोगे तो यहाँ पे मिलेगा R बॉन्ड O बॉन्ड R व्हिच इज कॉल्ड एज ईथर कहते हैं इसको। या तो फिर इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, R बॉन्ड S बॉन्ड Na, इस तरीके से ले सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, थायोईथर आर बॉन्ड एस बॉन्ड आर, इस तरीके से थायोईथर फॉर्म होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर मैं NaCN की एक्शन कर दूं इस अल्किल हाइड पे या फिर KCN की एक्शन कर दूं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको साइनाइड आर बॉन्ड CN साइनाइड मिलने वाले हैं हमको। आपको बात समझ में आ रही है? ये सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। या तो फिर देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सोडियम अजाइड की एक्शन कर दूं NaN3 की एक्शन कर दूं तो यहाँ मिलेगा हमको RN3, क्या मिलेगा RN3। नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसके ऊपर I माइनस की एक्शन कर दूं तो यहाँ मिलेगा हमको R बॉन्ड I, दैट इज कॉल्ड एज द अल्किल हाइड्राइड। और ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको नेम रिएक्शन बोला जाता है फिंकलस्टन रिएक्शन। इट इज द मोस्ट मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो रिएक्शंस है फेमस रिएक्शंस है। नेम रिएक्शन एक्चुअली केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 32 नेम रिएक्शन है, उसमें की एक नेम रिएक्शन है फिंकलस्टन रिएक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, हैलोजन से हैलोजन को एक्सचेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक में है, इसी हैलोजन हेलो अल्केन में हम देखने वाले हैं। तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे R बॉन्ड COO निगेटिव ले लूं तो यहाँ पे बनेगा स्टर R बॉन्ड COO बॉन्ड R विच इज कॉल्ड एज द स्टर। अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएजेंट है वो है R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाए Na। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है, दैट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा R। अल्काइन बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, अल्काइन बनेंगे। आपको समझ में आ रही है बातें? यहाँ पे बनने वाला है अल्काइन। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, देख लीजिए नेक्स्ट रिएक्शन है, मैं यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्शन कर दूं R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, तो यहाँ पे बनेगा R बॉन्ड R, इसको बोला जाता है अल्केन। अगर आप क्या करते हो, इस पर R बॉन्ड Li की एक्शन करते हो, इसे कहते हैं ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड R ही मिलेगा। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे लेते हो R2CuLi, इसे कहते हैं गिलमन रिएजेंट। हमने देखा है, क्या बोलते हैं इसको, गिलमन रिएजेंट। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, R बॉन्ड R ही मिलेगा। क्या मिलेगा, R बॉन्ड R ही मिलेगा। और एक देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की भी एक्शन करता हूँ इस अल्किल हाइड्राइड पे, तो क्या मिलेगा, R बॉन्ड R मिलेगा। देखो कितनी सारी रिएक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब ये रिएक्शन मैंने क्या ध्यान में रखी है, नहीं मैं याद करके आया हूं, नहीं। यहाँ पे देखिए ये सारी बातें यहाँ पे याद करने की नहीं रहती, प्रैक्टिस से आती है और समझना पड़ता है आपको। ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक रिएक्शन। लेकिन ये ध्यान में रखिए, अगर ये अल्किल हैलाइड यहाँ पे क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए, मिथिल हैलाइड हो जाए, और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाए, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए या नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी रहेगी, SN2 रिएक्शंस रहेगी। तो आपको कंडीशंस पता है, अगर वो SN1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर SN1 रिएक्शन हो जाएगी। इसके आगे नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि सॉल्ट रिएक्शन है, फिंकलस्टन रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से।